बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह पीटीवी न्यूज इस्लामाबाद स्टूडियो से। आज की सबसे बड़ी पेशरफ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ताहयात न्यायालय आर्टिकल 62(1)(f) के तहत जो सजा थी इसे खत्म कर दिया है। आपके इल्म में है कि सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी लार्जर बेंच ने इसकी समाअत की। जनाब चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब इस बेंच की सरबराही कर रहे थे और 5 जनवरी को समाअत मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज हुआ और आज ये मुख्तसर फैसला सुनाया गया। 6-1 के तनासब से फैसला सुनाया गया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने समीउल्लाह बलोच केस में जो सुप्रीम कोर्ट का पहले का फैसला था उसे ओवर रूल कर दिया है और साथ में इलेक्शन एक्ट के तहत जो नाअहली की मुद्दत 5 साल मुकर्रर की गई थी इसे तस्लीम किया गया है। और इस फैसले के बाद अब नवाज शरीफ साहब और जहांगीर खान तरीन साहब इंतखाबात 2024 के लिए अहल करार पाए हैं। आम डेवलपमेंट है, इस हवाले से गुफ्तगू हम करेंगे। फिर आज 8 जनवरी है, यानी कि 1 माह रह गया है 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से, और हम देख रहे हैं कि इस तनाजर में सियासी जमातें अपनी सरगर्मियों में मसरूफ अमल है, लेकिन वहीं पर लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के शिकवे शिकायत भी जारी हैं। साथ में सिक्योरिटी एक चैलेंज है। आज इंतहाई अनफॉर्चुनेट दिल खराश वाकया बाजोड़ में हुआ जब पोलियो टीम के लिए जो पुलिस वैन मौजूद थी, पुलिस का ट्रक था जिस पे पुलिस एहलकार थे, उस पर हमला किया गया और इस हमले में अनफॉर्चुनेटली 5 पुलिस एहलकार शहीद हुए। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, जबकि 24 जख्मी हुए हैं। जबकि शुमाली वजीरिस्तान में भी सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है। इन मामलात और जो मुल्क की सियासत है, सेनेट में जो पास होने वाली हालिया करारदाद, इकोनॉमिस्ट में बानी चेयरमैन पीटीआई का आर्टिकल, इन तमाम जुड़े मामलात पर हम खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन किया है निगरान विफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात मुर्तजा सोलंकी साहब ने। बहुत शुक्रिया सोलंकी साहब प्रोग्राम सचते को वक्त देने का। टू स्टार्ट विद, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लार्जर बेंच का जो आज का फैसला है जिसमें सियासतदानों की ताहयात न्यायालय को खत्म कर दिया है और 5 साल जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई थी उसको तस्लीम किया गया, इस पे आपकी राय लेना चाहूंगा। देखें, जो भी सज़ा होती है उसके पीछे जो तस्वुर होता है वो इस्लाह होती है जी। अगर आप किसी को ऐसी सज़ा दें कि वो ताहयात है तो फिर इसका मतलब ये है कि आपने इस्लाह का कोई मौका नहीं दिया। अगर किसी से गलती हो जाए तो आप उसको इस्लाह का मौका देते हैं। अमेरिका में जेल को करेक्शनल फैसिलिटी इसलिए कहते हैं कि वहाँ पर इस्लाह घर कि आपकी इस्लाह हो। तो ये इंसाफ के जो बुनियादी उसूल हैं उनके ही ख़िलाफ़ था ताहयात नाअहली। इसलिए आपको याद होगा कि जो साबिक चीफ जस्टिस साहब थे उन्होंने एक रिमार्क दिया था कि ये जुल्म है। उनके वक्त में ये जुल्म ख़त्म नहीं हुआ, आज ख़त्म हो गया। तो मैं समझता हूँ कि ये एक इंसाफ पर मबनी फ़ैसला है और मेरे ख्याल में इसका खैर मकदम करना चाहिए। ठीक, आप समझते हैं इसका खैर मकदम करना चाहिए और आप समझते हैं कि जो रुकावटें हायल थी पॉलिटिशियंस बिलखसूस नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन साहब, वो अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई। जी बिल्कुल, सिर्फ उन पर ख़त्म नहीं हुई। अगर कोई और अशख़ास और अफराद मुस्तक़बिल करीब में या मुस्तक़बिल बईद में नाअहल होंगे अपने करतूतों की वजह से तो उनको भी इस्लाह का मौका मिलेगा, उनकी नाअहली भी ताहयात नहीं होगी। ये आपने इंपॉर्टेंट नुक्ता उठाया जी। तो ये फ़ायदा सिर्फ ये फ़ायदा सिर्फ 2 इन अफराद को नहीं है जिनके नाम लिए गए। ये एक कोई पर्सन स्पेसिफिक फ़ैसला नहीं है, बल्कि ये एक उमूमी फ़ैसला है इंसाफ को मद्देनज़र रखते हुए, और मेरे ख्याल में ये ठीक फ़ैसला है। ठीक है, उस पर सर आगे चल के बात करेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट में बहुत से और भी मामलात जो हैं लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक और दीगर बल्ले का निशान वापस लेने के हवाले से भी ज़ेर समात हैं, लेकिन एक और जो चैलेंज है जो मैंने इब्तिदा में कहा वो सिक्योरिटी का है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने भी लाहौर में तकरीर से खिताब करते हुए कहा था कि पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद यकीनन बहुत इंपॉर्टेंट जुज़ है। आपसे मैं जानना चाहूँगा, आज बाजोड़ में हमला हुआ, 5 एहलकार हमारे शहीद हुए, शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात, आज दोबारा तबादला हुआ फायरिंग का, 2 रोज़ 3 रोज़ कबल इस्लामाबाद में
एक मारूफ दीनी शख्सियत, उनकी टारगेट किलिंग में डेथ हुई। ये एक बड़ा चैलेंज होगा 8 फरवरी को इंतखाबात का इनेकाद, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब भी इस मामले में अक्सर आवाज़ उठा रहे हैं कि हमें तो माहौल ही नहीं मिल रहा इलेक्शन कैंपेनिंग का। मेरे ख्याल में ये खासा परेशान कुन मामला है और आज का तो बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। लोग शहीद हुए हैं और ये आपके इल्म में है कि 15 अगस्त 2021 को जब से अफ़गान तालिबान ने काबुल पर कब्ज़ा किया, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की वारदातों में इजाफ़ा हुआ है। उसके एदाद व शुमार भी अब आपके सामने हैं। तो ये परेशान कुन बात तो है, लेकिन उसके बावजूद हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी जो इस्तेदाद है, ये एक बैटल हार्डन्ड हमारी सिक्योरिटी अफवाज हैं, जो कि कम अज़ कम आप देखें कि 2005-06 से दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में ख़ास तौर पर 9/11 के बाद काफ़ी सरगर्म रही हैं, मुतअद्दिद ऑपरेशंस किए हैं। और आपको याद होगा मालाकंड स्वात ऑपरेशन। तो हमने इन हालात के अंदर इंतखाबात भी करवाए हैं। 2008 के इंतखाबात इसलिए मौखर हुए थे जो कि जनवरी में होने थे, क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया और फिर 18 फरवरी को वो इंतखाबात हुए। इसी तरह से जो 2013 के इंतखाबात थे वो भी उस लिहाज से बहुत पुरअमन नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद वो इंतखाबात हुए। तो ये चैलेंजेस तो बिल्कुल हैं, जो मौलाना को और कुछ और सियासतदानों को जो ख़तरात हैं वो फ़र्ज़ी नहीं हैं, वो हकीकी हैं और हमें उसका एहसास है। लेकिन जो मालूमात मेरे पास है वो ये है कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं इस काबिल हैं कि इन चैलेंजेस का मुकाबला करेंगी और इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये इंतखाबात पुरअमन तरीके से 8 फरवरी को, जुमेरात 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे, इंशाअल्लाह ताला होंगे। इसमें किसी को कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए और ना हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जो इस्तेदाद है दहशतगर्दों से लड़ने की, उसमें ना किसी को कोई शक होना चाहिए। ये चैलेंज ज़रूर है, ख़तरात हकीकी हैं, लेकिन हम इसका मुकाबला करेंगे और इंशाल्लाह इलेक्शंस होंगे। इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे। आपने दो टोक अंदाज में कहा, सेनेट में भी जब करारदाद पास हुई 12 सेनेटर्स ने की थी, उस वक्त भी आपने इसकी मुखालफत की थी क्योंकि आपके पास पार्लिमानी उम्र का भी कलमदान है। कैसे ये लैंड कर गई, ये सवाल मैं आपकी मौजूदगी में ज़रूर करना चाहूँगा कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान में और 12 सेनेटर्स ने करारदाद मंजूर की। सवाए जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के अलावा तमाम सियासी जमातों ने की दो टोक अंदाज में इसको मुसरत किया। अलबत्ता उन्होंने, कल उनका एक इंटरव्यू चल रहा था और उन्होंने कहा कि वो सपोर्ट करते हैं स्टांस को। तो पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आपने अपोज़ किया वो विजुअल और आपने कहा भी कि इसको आप अपोज़ करते हैं, लेकिन ये इसका पास हो जाना मुर्तज़ा सोलंकी साहब आपके लिए भी एक सरप्राइजिंग एलिमेंट था? जी, मैं ख़ुद हैरान था क्योंकि जुमे के दिन जिस वक्त ये करारदाद सामने लाई गई तो उससे पहले जुमे की नमाज की वजह से वक्फ़ा हुआ था और उस वक्त तक जो तमाम जो पार्लिमानी जो बिज़नेस था वो मुकम्मल हो चुका था और उस वक्त कुछ तकारीर जारी थी। तो कुछ सेनेटर्स का ख्याल था कि हमने मज़ीद तकारीर करनी है। तो मैं इजलास में उस वक्त मौजूद नहीं था, मैं वज़ीर आज़म हाउस में था जब बताया गया कि जी चेयरमैन साहब याद कर रहे हैं। तो जब मैं पहुंचा तो ये करारदाद पेश हो चुकी थी। ये कैसे हुई देखें, ये सेनेटर साहिबान ख़ुद बता सकते हैं, क्योंकि ये उस दिन जो ऑर्डर ऑफ द डे है उस बिज़नेस में ये करारदाद शामिल नहीं, लेकिन जो रूल्स हैं उसमें रूल्स को मुअत्तल करके चेयरमैन साहब इसकी इजाज़त दे सकते हैं, तो वो उन्होंने अपना इस्तेहकाक इस्तेमाल किया। मैं उनकी जो नीयत है उस पर शक नहीं करता। जो जिन मसाइल की निशानदेही की, मैंने उस दिन भी कहा, वो मसाइल फ़र्ज़ी नहीं हैं, जैसे दहशतगर्दी का है, मौसम का है, जो भी हैं, कोरोना है वगैरह, जो भी बातें की ये मसाइल हैं मौजूद। लेकिन हमारा ख़्याल ये है कि एक तो ये मसाइल इतने संगीन नहीं हैं कि इसकी वजह से इंतखाबात को मुलतवी किया जाए, लेकिन हमसे ज़्यादा ये अख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। आइन के आर्टिकल 218(3) के तहत ये अख्तियार कुल्ली तौर पर इलेक्शन कमीशन का है। प्रोग्राम का शेड्यूल देना, तारीख़ देना, उसमें तब्दीली करना,
ये उनका अख्तियार है, ये एग्जीक्यूटिव का अख्तियार नहीं है, निगरान हुकूमत का अख्तियार नहीं है कि हम जो है वो इलेक्शन को मुलतवी कराने या उसमें तारीख में तब्दीली की कोई बात करें। ये हमारे अख्तियार से बाहर है, इसीलिए हमने इसकी मुखालफत की। ठीक है, और आपने ज़ाहिर बात है आप तर्जुमानी कर रहे हैं निगरान हुकूमत की, और जो आप कह रहे हैं वो पूरी इस पे निगरान हुकूमत जो है जी वो बिल्कुल, तमाम उनकी जी आवाज़ है। बिल्कुल, जी क्योंकि बिल्कुल। इसमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर्स थे, वो थे, एक सेनेटर दिलावर खान साहब हैं, और फिर मौलाना फजल रहमान साहब को इसका सपोर्ट करना। है मौलाना साहब की जो हिमायत है वो अंग्रेज़ी में बड़ा अच्छा लफ्ज़ है, वो न्यूआंस्ड है। अच्छा, वो उनका इसरार इस बात पे है कि ये ख़तरात हैं और उन्होंने, उनका ये हक है ये मुतालबा करना कि अगर पुरअमन सियासी सरगर्मी में रुकावटें हैं दहशतगर्दी की वजह से, तो वो एक जायज़ उनका एक मुतालबा है। तो उनका ज़ोर इंतखाबात के इल्तवा पर कम और इस बात पर ज़्यादा है कि जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो बेहतर की जाए और उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, जो उनका हक है, और ये हमारी ज़िम्मेदारी है और हम ये ज़िम्मेदारी पूरी करेंगे। और ख़ुद मौलाना ने जो अभी इंटरव्यू दिया है अफ़गानिस्तान जाने से पहले, उन्होंने बताया है कि मैं हुकूमत के साथ राब्ते में हूँ और जो मुतल्लिका जो इदारे हैं उनसे उन्होंने ब्रीफिंग दी है, उसके बाद ही वो जा रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर मवासलात में, कम्युनिकेशन में कोई खला है। तो हम तमाम जमातों के साथ राब्ते में हैं और जो भी हमसे रब्ता करने की ख्वाहिश करे तो हम उनकी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करना हमारी ज़िम्मेदारी है। सर एक और नुक्ता मैं आपसे जानना चाहूँगा आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा के। इलेक्शन में जैसे हमने कहा कि 1 माह रह गया है और तमाम अमल बिला तातुल जारी है, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी, उनकी अदालत के हवाले से खबरें आईं, फिर उनके मुस्ताफ़ी होने के हवाले से, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसी इसमें हक़ाइक़ क्या हैं इस हवाले से, इस एपिसोड के हवाले से? जो अहम हक़ाइक़ हैं वो ये हैं कि वो अलील है। और जो लोग उनको जानते हैं, मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, उनके बल्कि फैमिली के अफराद जो हैं वो भी सख्त बीमार हैं, वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं। तो ये एक इंसानी मामला है, इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए और जो सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं मुझे उस पर बहुत अफसोस है। क्योंकि एक इंसान, कोई भी इंसान बीमार हो सकता है और ये बहुत सारे लोगों को पता है। तो उन्होंने चेयरमैन साहब से, चेयरमैन इलेक्शन कमीशन से जो भी इजाज़त मांगी और उनको बताया कि वो अपना काम नहीं पूरा कर पा रहे हैं, तो उन्होंने उनको इजाज़त दी है कि जी आप अपना इलाज कराएं। और इलेक्शन कमीशन के पास 2 स्पेशल सेक्रेटरी हैं, तो उनके काम में किसी किस्म का तातुल नहीं है। इलेक्शन कमीशन अपने कोई इंतखाबी अमल मुतासिर नहीं हो रहा, किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है और अल्लाह करे वो जल्दी सेहतियाब होकर अपनी ज़िम्मेदारी वापस निभाएं। लेकिन वो अगर मौजूद नहीं भी हैं तो इलेक्शन कमीशन का काम रुका, ये एक आईनी इदारा है और उसके काम में कोई रुकावट नहीं है। और उनके इस्तीफे की खबरें जो है वो बेबुनियाद हैं। दूसरी मैं आपसे ये भी जानना मेरे इल्म में उनके इस्तीफे की बात नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने कोई इस्तीफ़ा दिया भी है तो इलेक्शन कमीशन ने उसको कबूल नहीं किया, तो मैं तो समझता हूं कि इस तरह की कोई बात होगी नहीं। लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से भी मैं आपसे जब बात करना चाहूँगा। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समात है और वो चीफ जस्टिस साहब भी उसको सुन रहे हैं। आज भी लतीफ़ खोसा साहब ने उस हवाले से भी बात की। लेवल प्लेइंग फील्ड जो है, PTI, पीपल्स पार्टी, इवन मौलाना साहब का जब कहना कि हमें मॉल फराम किया जाए, नून लीग का सिंध के हवाले से कहना, हर जमात ये बात कर रही है। ये आप समझते हैं कि वाकईतन लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, या ये जिसे हम अक्सर कहते हैं पॉलिटिकल स्टंट एक बनता जा रहा है इलेक्शन टर्मिनोलॉजी में? हर कोई कह रहा है लेवल प्लेइंग फील्ड वो नहीं मिल रही। मैं सबसे पहले उस जमात की बात कर लेता हूं जो सबसे ज़्यादा शिकायत कर रही है, PTI। अभी तो ट्रिब्यूनल्स ने बहुत सारे इनके रहनुमाओं को रिलीफ दिया है और वो बहाल हुए हैं। अब हो सकता है एक और उनका कोई मरहला हो, लेकिन ट्रिब्यूनल से रिलीफ मिलने से पहले जो एदाद व शुमार थे वो मैं आपको बता देता हूँ। PTI ने टोटल 2620 नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल कराए और उनमें से 1996 वो कबूल कर लिए गए थे। 2620 में से 1996। सूबाई असम्बलियों में PTI ने 1777 नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल किए थे, उनमें से 1398 फॉर्म्स जो है वो कबूल कर लिए गए थे।
ये बनता है 78.67%, तकरीबन 80%। अब ये ज़रा और बेहतर हो गया होगा उनके लिए, क्योंकि बहुत सारे ट्रिब्यून ने तो एदाद-ओ-शुमार खुद बोलते हैं कि किसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। अब जो लोग भागे हुए हैं 9 मई के हवाले से या दूसरे हवालों से उन पर केसेस हैं, वो नहीं आ रहे, या उनके ख़िलाफ़ कोई कन्विक्शन है या और एतराज़ात हैं, तो उसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन जो कानून का जो प्रोसेस है वो चल रहा है, और मैं नहीं समझता कि ये जो शिकायत है उसमें कोई जान है। अलबत्ता आजकल तो अगर आप अपने आप को मजलूम साबित करें कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है, तो आप एक हमदर्दी हासिल करते हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पर कुछ सियासत हो रही है, जो उनका हक है। सियासत पे पाबंदी कोई नहीं है, इस मुल्क में मार्शल लॉ नहीं लगा हुआ, तो झूठी सच्ची शिकायत करना जो है वो भी सियासत का ही हिस्सा है। और मैं नहीं समझता कि ये कोई ऐसी परेशान करने वाली बात है। और वो उनको इंतखाबी कॉरनर मीटिंग्स और जलसे जुलूस का, क्योंकि लतीफ़ खोसा साहब कह रहे थे वो सब हो रहे हैं, बल्कि कुछ जमातों को जो कॉर्नर मीटिंग्स और दूसरे, वो तो एक रिवायती तरीके हैं ना लोगों के साथ जुड़ने के। कुछ जमातों के पास जो सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी के कुछ ज़्यादा फ़ायदे हैं, कुछ जमातें ज़्यादा एडवांटेजस पोजीशन में हैं। तो कोई जमात अगर कॉर्नर मीटिंग में कमज़ोर है तो वो किसी और चीज़ में मजबूत है। तो हर जमात और हर उम्मीदवार अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जो है वो लड़ रहा है, लेकिन फैसला न कॉर्नर मीटिंग्स ने करना है, न सोशल मीडिया ने करना है, न ट्रेंड्स ने करना है। फैसला उस वोटर ने करना है जिसने जुमेरात 8 फरवरी को जब सुबह 8 बजे पोलिंग स्टेशन खुलेंगे तो उसने जाके डब्बे में वोट डाला। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपने बात की कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो, और आपने फिगर्स भी बताएं कि पीटीआई के 78%, ऑलमोस्ट 80% लोगों के कागजात जो है मंजूर हो गए। लेकिन बानी चेयरमैन पीटीआई, उनका आर्टिकल आया है इकोनॉमिस्ट में, बड़ा एक जिसे कहते हैं रिकग्नाइज्ड और रिनाउंड एक उनका इंग्लैंड का इदारा है। तो उस हवाले से भी उन्होंने कहा कि उनकी जमात को इलेक्शन में जो है वो दीवार से लगाया जा रहा है, और वो उन्होंने रिपीट किया कि उनको अमेरिका के कहने पे हटाया गया था। इस पे आपका मौक़िफ़ भी आया है। पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि उनका इकोनॉमिस्ट जैसे इम्पॉर्टेंट जरीदे में आर्टिकल का आ जाना, इसको आप किस तरह देखते हैं, और इस पर कुछ आपने इतराज़ात भी उठाए हैं। मैं चाहूँगा कि आपकी याद दहानी के लिए और व्यूअर्स के लिए भी हम आपका साहब एक ट्वीट भी शेयर करते हैं अपने व्यूअर्स के साथ। ज़रा दिखाइएगा। मुर्तज़ा सोलंकी साहब जब केयरटेकर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर नहीं थे और एक जर्नलिस्ट और एनालिस्ट थे, तो उस वक़्त उनके क्या ख्यालात थे, और ये 2019 का ट्वीट है इनका, हम अपने व्यूअर्स साथ शेयर करेंगे, जब साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब का इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ था और वो नहीं चला था। तो मुर्तज़ा सोलंकी साहब के ये ख्यालात थे कि अ कन्विक्टेड पर्सन डज नॉट लूज ऑल फंडामेंटल राइट्स। If a public interest is served by interviewing a convict, there is nothing wrong in doing so. In a country like ours, where a prime minister is wrongly killed through a judicial murder, even conviction becomes meaningless. तो सर उस वक्त आपके ये तासुरात थे। अब वो बानी चेयरमैन पीटीआई वो भी कन्विक्टेड हैं, उनका एक आर्टिकल आया है, उस पर आप फिर मुतरज़ क्यों? बहुत अच्छा सवाल है, और आपका शुक्रिया कि आपने ये दिखाया। इस वक्त जिस मजमून की बात हो रही है, जिस मैगज़ीन की जी, उस मैगज़ीन के मालिकान और साबिक चेयरमैन पीटीआई और साबिक वज़ीर आज़म जी, उनके जो ख़ानदानी ताल्लुकात हैं इस मैगज़ीन के मालिकान के साथ, आज इस वक्त मैं उस पर गुफ्तगू नहीं करूँगा। मैं फिर किसी वक्त इसके बारे में, ये जो ताल्लुक़ है या ये जो गठजोड़ है, इसके बारे में मैं अगली बार किसी वक्त आपको बताऊंगा तफसीलात के साथ। लेकिन जो आपने ये जो ट्वीट दिखाया पुराना, इसका पस मंज़र आपने ख़ुद ही बताया कि ये 2019 जुलाई की बात है, जब जियो के एंकर ने इंटरव्यू किया साबिक सदर आसिफ जरदारी का, और वो उस वक्त जेल में भी नहीं थे और वो कन्विक्टेड भी नहीं थे। तो उस वक्त ये बहस चल रही थी कि जी इसको जो नहीं दिखाया
और उस पे उसको चलने नहीं दिया गया, तो उसके दिफा में कुछ लोग बात कर रहे थे। तो मेरा ये कहना था, एक तो वो कन्विक्टेड नहीं है, दूसरा अगर कन्विक्टेड भी हों जी, तो उनके जो बुनियादी हुकूक है वो ख़त्म नहीं होते, ये बात थी। अब इसको उठाकर अभी जो ये इस मजमून के साथ जो मिलाया जा रहा है और इस पे जो मैंने एतराज़ किया, ये एतराज़ क्यों नहीं बनता, इसलिए बल्कि ये भी यहाँ ये भी कहा गया कि जी वो नवाज शरीफ साहब जब आए तो उसको तमाम टीवी चैनल्स ने दिखाया और पीटीवी ने भी दिखाया, ये बात भी की गई। देखें, बात यह है कि नवाज शरीफ साहब जब आए तो अदालत की इजाज़त लेकर मुल्क में वापस आए। उनकी एक सज़ा ख़त्म हो चुकी थी और एक जो है वो मुअत्तल थी, और वो जैसे ही वो केस इतना भोंडा था और कमज़ोर था कि अदालत ने पहले ही दिन 2 दिन में उसको उठाकर बाहर फेंक दिया। उन पर रियासत के ख़िलाफ़ कोई संगीन कोई गद्दारी, कोई इस तरह का मुकदमा नहीं था। पूरे मुल्क के अंदर जो है वो दिफाई तनसीबात पर हमले करने का केस नहीं था। उन पर 190 मिलियन पाउंड के गबन का केस नहीं था। उसमें तोशा खाना के घड़ियों से लेकर दूसरे जो मामला थे उनकी चोरी का केस नहीं था। इस तरह के संगीन मुकदमात नहीं थे और वो जेल में नहीं थे। जो साबिक चेयरमैन पीटीआई हैं उन पर ये संगीन इल्ज़ामात थे और ये सज़ा भी उनकी स्टैंड करती है। अगर वो मुअत्तल भी हुई है तो वो ओवरटर्न नहीं हुई, ख़त्म नहीं हुई, और वो आज़ाद शहरी नहीं है, वो जेल में हैं, उनकी मूवमेंट इस तरह से नहीं है। तो इसका ये मुवाजना करना जो है ना, वो बिल्कुल सेब का मवाजना करेले से करना है। लेकिन सर जेल से तहरीरें भी हुई हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने भी उनकी किताब इफ़ आई एम असैसिनेटेड, तो अगर जेल से इनका आर्टिकल जी आ गया उनकी तो भी हुई है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी है, मंडेला भी है, नेहरू भी है, गांधी भी है, और भी बहुत सारे लोग हैं। मैं एतराज़ इस पे नहीं कर रहा था कि जेल में कोई बंदा किताब नहीं लिख सकता या मजमून नहीं लिख सकता, मैंने तो ये बात नहीं की। वो जेल से निकलती है कानूनी तरीके से, गैर कानूनी तौर से, ये एक अलग बहस है। ठीक, मेरा तो ये कहना था कि उन्होंने लिखा ही नहीं है। मेरा तो ये कहना था कि ये गोस्ट आर्टिकल है, किसी ने बाहर बैठकर ये लिखा है, क्योंकि हमारी जो मालूमात है उसके मुताबिक जेल के अंदर से कोई चीज़ बाहर नहीं गई। अच्छा, तो जब बाहर नहीं गई तो फिर जाहिर है वो गोस्ट आर्टिकल है, और अगर गोस्ट आर्टिकल है तो एक मैगजीन या अखबार अगर अनवारुल हसन का मजमून मुर्तज़ा सोलंकी के नाम से छपे तो ये तो मुनासिब नहीं है ना। ठीक, यस, प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी। तो जो मैगजीन है, अखबार है, वो अपने रीडर्स जो क़ारीन है, अखलाकी उनकी जिम्मेदारी है कि उनको सच बताएं कि जी फलां साहब ने साबिक चेयरमैन के हवाले से के ख्यालात की तर्जुमानी की है और वो और उनकी जमात इसको ओन करती है, तो फिर तो समझे। अब आप खुद देख लें, ये कल की बात है कि जो मौजूदा चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, उनसे पूछा गया कि ये क्या साबिक चेयरमैन का मजमून है, करता है, तो उन्होंने आइन बाइन शां की है। अगर आपके पास वो वीडियो क्लिप हो, आप अगर उसको देखें, वो कहता है वो शायद आजकल तो गूगल भी है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, तो फलां भी है, तो ये आइन बाइन शां किया। उन्होंने ये क्लियरली नहीं कहा कि उन्होंने तहरीर किया। इसका मतलब है कि जो हमारा जो कहना है वो दुरुस्त है कि ये उन्होंने नहीं लिखा। फिर मज़ेदार बात यह कि उसके अंदर जो इल्ज़ामात हैं जी, संगीन इल्ज़ामात रियासती इदारों पे, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पे, अमेरिका पे, किसी को उन्होंने नहीं बख्शा। और ये वो इल्ज़ामात हैं जो कि वो पहले हम सुन सुन के हमारे कान पक चुके हैं, हमें पता है कि ये कितने वो हैं। जब खुद मौजूदा चेयरमैन से पूछा गया कि जी इसमें तो अमेरिका का भी जिक्र है, इसमें इस्टेब्लिशमेंट का भी जिक्र है, जी आप इससे पहले उन्होंने कहा कि हम ओन करते हैं, कि मिल्कियत कबूल करते हैं, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि जी उसमें तो ये लिखा है, तो उस पर फिर वो कनी कतराने लगे। तो ये तो बिल्कुल वो शतरमुर्ग वाली बात है कि उसे कहा कि उड़ो, तो उसने कहा मैं तो ऊँट हूँ। उसे कहा कि जी ज़रा वज़न उठा ले, उन्होंने कहा नहीं मैं परिंदा हूँ, मेरे तो पंख है। तो ये इस तरह की बात है। तो अब अगर हमारे किसी सहाफ़ी को और हमारे किसी मीडिया के हाउस को
एक गोस्ट आर्टिकल और इंटरव्यू में फ़र्क नहीं मालूम तो हम उनके लिए दुआई कर सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू जो है वो मोनोलॉग नहीं होता, वो डायलॉग यकतरफा, होता है, मुकालमा होता है, जैसे भी हम बात कर रहे हैं उसमें आपस में। आप किसी की पोजीशन को चैलेंज कर सकते हो। आप अगर मर्डरर का भी, कातिल का भी इंटरव्यू करते हैं तो आप सिर्फ उसकी प्रोपेगेंडा तो नहीं सामने लाते ना, आप उससे टफ सवाल भी करते हैं। दहशतगर्दों के इंटरव्यूज होते हैं, उनसे आप उनको कन्फ्रंट करते हैं कि आपने ये जराइम किए। तो इस तरह के इंटरव्यूज के लिए तो साबिक चेयरमैन कभी भी राजी नहीं हुए। जब वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे तब भी उन्होंने अपने मनपसंद लोगों को ही इंटरव्यू दिए, और निकलने के बाद भी कभी किसी क्रिटिकल सहाफ़ी को इंटरव्यू नहीं दिए। देना अनवारुल हसन को इंटरव्यू, शाहजेब खानजादा को, तलत हुसैन को देना इंटरव्यू, तो फिर बात बने। ओके, पॉइंट टेकन। 9 मई के हवाले से मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा, बिफोर वी क्लोज आवर सेगमेंट। उस हवाले से कैबिनेट कमेटी तश्कील दी गई है और 14 रोज़ में ख्याल में रिपोर्ट देनी है। आज भी एक फुटेज आई है जिसमें नाकाबिल तरदीद शवाहिद आए हैं। AFIC रावलपिंडी में तोड़ फोड़ की जा रही है, तिबी आलात तक चुराए जा रहे हैं। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, इस वाक़े के हुए भी कई माह हो गए हैं। कुछ नाकिदीन का ये कहना है कि अब तक तहकीकात में कोई हतमी पेशरफ्त नहीं हुई, कोई ट्रायल नहीं हुआ, किसी की सज़ा नहीं हुई। तो इस पर आपकी क्या राय है? देखें, एक तो हमारा जो कानून है वो कितना पेचीदा है और उसके अंदर कितने मसाइल हैं, ख़ास तौर पर इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के हवाले से जो हमारे कवानीन हैं उनका आप देखें कि हमारा जो कन्विक्शन रेट है जी, दहशतगर्दी के हवाले से वो कितना कम है। तो उस वजह से हमारा जो तहकीकात का जो प्रोसेस है उसके अंदर देर लगती है। लेकिन इसका मतलब ये है कि नहीं है कि तहकीकात नहीं हुई। बहुत सारे लोगों के ख़िलाफ़ केसेस चल रहे हैं, दहशतगर्दी की अदालत में भी, इंसदादे दहशतगर्दी अदालत, फ़ौजी अदालतों में भी केसेस चल रहे हैं। तो वो केसेस चल रहे हैं, लेकिन काबीना ने वज़ीर आज़म काकड़ साहब की सरबराही में ये फ़ैसला किया कि ये ठीक है कि हमारे पास 4-5 हफ्ते रह गए हैं, जी, तो हमारे पास जो वक्त है उसमें भी हम कुछ कर सकते हैं। और वो ये है कि इनफरादी तौर पर पूरे मुल्क के अंदर वाक़यात हुए, जी, लेकिन हमारे पास एक मजमूई तस्वीर नहीं है कि इसके पीछे कौन था, उनके मकासद कौन थे, इसमें मुल्क के अंदर से किस तरह की कुव्वतें थी, मुल्क के से बाहर अगर कोई कुव्वतें थी तो वो कौन सी थी, उनके मकासद क्या थे, इसको मुस्तकबिल में कैसे रोका जाए कि इस तरह की सूरत हाल पैदा ना हो, इसके लिए कानूनी फ्रेमवर्क में क्या तब्दीली की जाए कि ये इस तरह से ना हो। हम कोई अदालत नहीं है, हम कोई ज्यूरी नहीं है, हमने किसी को सज़ा नहीं देनी, लेकिन हमने इस पर तहकीक करनी है। हमारे पास मालूमात तो मौजूद है ना, वजारत दाखिला भी है, बहुत सारी एजेंसीज भी हैं, ताकि हम उसको, काबीना भी अपने तौर पर उसको एनालाइज करे। उसके बाद हम किस नतीजे पे पहुंचते हैं कि हम कोई कमीशन बनाएं, हम अपनी सिफारशात मुस्तकबिल की हुकूमत को देकर जाएं, ये उसके बाद हमें पता चलेगा। लेकिन ये कोई जवाज़ नहीं है कि हम कुछ ना करें। ठीक। टुवर्ड्स द एंड सर, काउंटडाउन शुरू हो गया, 1 माह रह गया, 4 हफ्ते रह गए। क्या लेगेसी छोड़कर जाएगी निगरान गवर्नमेंट? वन वर्ड। पिछली दफ़ा भी मैं जब आया था तो मैंने कहा था कि हमारा इस कौम से वादा है कि जिसमें मुल्क हमें मिला है उससे बेहतर हालत में लोगों अगली मुंतखब हुकूमत के पास छोड़ कर जाएंगे, और एक अच्छा हैंड ओवर नोट भी देकर जाएंगे कि हमने ये किया है, ये काम हम नहीं कर सके, हमारे ख्याल में ऐसे होना चाहिए। अब ये अगली मुंतखब पार्लिमान और अगली मुंतखब हुकूमत फ़ैसला करेगी कि मुल्क को कैसे आगे ले जाया जाए। हमें उम्मीद है कि हमारा मुल्क जो है इस साल बेहतर मुस्तकबिल की तरफ गामज़न होगा, जो कि हमारे आइन में दर्ज है। बहुत बहुत शुक्रिया निगान वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात व पार्लिमानी अमूर मुर्तज़ा सोलंकी साहब, आपने हमसे खसूसी गुफ्तगू की। व्यूअर्स, आपने गुफ्तगू सुनी। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे हम गुफ्तगू कर रहे होंगे। एक छोटा सा वक्फा शामिल करते, दोबारा लौट के आते, हमारे साथ रहिए। कैश की जरूरत हो तो पूरा करता है मेरा पेपाक कार्ड। जानिए और माली तहफ़्फ़ुज़ देता है मेरा पेपाक कार्ड। अपने बैंक से पेपाक डेबिट कार्ड नाम लेकर तलब करें। चूज होप, चूज पेपाक।
वेलकम बैक व्यूअर्स। हमारे साथ मौजूद हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली साहब, जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी हालात के हवाले से, फिर जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप की जानिब से जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है सूबा खैबर पख्तूनख्वा में इन पर्टिकुलर, और बलूचिस्तान की भी बात करते हैं, अमन आमा की सूरत हाल और मुल्क की सियासत और उससे जुड़े मामलात। फिर सुप्रीम कोर्ट का आज का ताहयात नहली से मुतलिक बड़ा फैसला सामने आया है। बहुत शुक्रिया गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली साहब प्रोग्राम सजते के लिए वक्त निकालने का। आम इंतखाबात में अब एक माह का वक्त रह गया है। आज 8 जनवरी है, इंशाल्लाह 8 फरवरी को आम इंतखाबात का इनेकाद किया जा रहा है और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी मसाइल दरपेश हैं। आज भी इंतहाई अफसोसनाक दिल खराश वाकया बाजोड़ में पेश आया जब पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस वैन और उसमें मौजूद पुलिस एहलकारों पर हमला किया गया, जिसमें 5 पुलिस एहलकार शहीद हुए। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, और 27 के लगभग जख्मी हुए हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगा, बहसीयत गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, आप समझते हैं खैबर पख्तूनख्वा में पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद एक बड़ा चैलेंज है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखिए, इस वक्त हमारा मुल्क और ख़ुसूसन हमारी प्रॉविंस जो है ना 2-3 इशू में घिरा हुआ है जी। नंबर एक ये कि हमारे मुल्क में इंतखाबात कराना जो है वो आईनी रिक्वायरमेंट है, और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बहुत यानी एक ऐसा फ़ैसला है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये पत्थर पे लकीर है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। और इसी सिलसिले में सदर मुमलकत साहब ने और चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसने दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी तौर पर ये लिख के दिया है कि इलेक्शन हम करेंगे जी। ये तो आईनी रिक्वायरमेंट है। एक जिस तरह आज आपने कहा कि बाजौड़ में एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ, इससे चंद दिन पहले वहाँ पे जो MPA का इलेक्शन लड़ रहा है उसकी गाड़ी पे अटैक हुआ, गाड़ी तबाह हो गई। अल्लाह ताला ने उसको उसकी सेहत को महफूज रखा जी। और इसी तरह हमारे जो लकी मरवत है, कुरम एजेंसी में देखे, वज़ीरिस्तान में देखे, अगर आप बनू में देखे, डी खान में देखे, यहाँ पे सिक्योरिटी के हालात जो है ना, हम अपने यानी एक राय देते हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी के हालात को बेहतर बनाना चाहिए, क्योंकि अगर हम या गवर्नमेंट वफाकी सूबाई और मुतल्लिका इदारे कैंडिडेट को सिक्योरिटी फराम ना करे, या आवाम को अगर हम इलेक्शन के दिन वो आए और अपना वोट कास्ट करें, और खुदा न खास्ता इस तरह हो ना हो जिस तरह आज 30 आदमियों का काफिला जा रहा है जी। सारे सिक्योरिटी पे मामूर लोग हैं, पुलिस कांस्टेबल और है, उनके पास बंदूकें भी हैं। अगर वो महफूज नहीं तो देखो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इसको बड़े संजीदगी से देखना चाहिए। कल मेरा स्टेटमेंट था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सियासी जमातों के साथ एक बैठक करनी चाहिए, ख़ुसूसन हमारे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के हवाले से कि सिक्योरिटी के जो खदशात है, नंबर 1। सेकंड, फिर दूसरा एक हमारे सूबे में एक मुश्किलात है कि जो हमारे नादरन एरिया है, कालाम है, चतराल है, दीर है, नारान है, ये एरिया इसमें बर्फबारी है, बर्फ हो रही है जी। आज पेशावर में पूरा दिन धुंध था। कल आपने देख लिया कि एक तरफ दहशत गर्दी है, एक तरफ सर्दी और धुंध ने कल अदारा मोटरवे पे गाड़ियों के टक्कर से 6 लोग शहीद हो गए हैं जी जी। तो ये इस तरह की वाक़यात है कि हम कहते हैं कि इधर सर्दी बर्फबारी से लोग अगर इलेक्शन के लिए नहीं निकल सकते, इधर दहशतगर्दी की वजह से लोग नहीं निकल सकते, या लोगों की जहन में यही है कि भाई हम क्यों जाए। इसके लिए हम कहते हैं कि इलेक्शन को होना चाहिए, लेकिन
वफाकी सूबाई हुकूमतें और हमारे तमाम जितने इदारे हैं जो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो आके इन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ भी दे ठीक। और इनको ये कॉन्फिडेंस भी बावर कराए। गवर्नर साहब, आपने जो तफसील से बताया, अल्लाह को मंजूर होगा वो करेंगे। लेकिन जी जी गवर्नर साहब, आपने तफसील से बताया। सवाल सर मेरे ये, आप विफाक के नुमाइंदा हैं, आईनी सरबराह हैं, खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हैं, वहाँ की निगरान हुकूमत है, क्या उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर आपने इलेक्शन कमीशन से रब्ता किया और उनको बताया कि ये संगीनी है? एक तो सिक्योरिटी का आपने जैसे बताया चैलेंज है जो कि है, इस पर कोई दो राय नहीं, और मौसम की संगीनगी के हवाले से भी आपने कहा धुंध है बिलाशुबा, और उसकी वजह से ठंड भी बहुत है। मैं जानना चाहूंगा कि आप लोगों ने बाज़ाब्ता तौर से इलेक्शन कमीशन से रब्ता किया, और अगर रब्ता किया तो क्या जवाब आया उनकी जानिब से? देखिए, ये तो सूबाई हुकूमत, चूंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी सूबाई हुकूमत की है कि सूबाई हुकूमत जो है वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर या इलेक्शन कमीशन की जो रिक्वायरमेंट है उनको तहफ़्फ़ुज़ या तमाम जो इंतज़ामात है सूबाई हुकूमत उसको मुहैया करेगी। ठीक है। अब सूबाई हुकूमत मेरे ख्याल में उनको चाहिए कि इलेक्शन कमीशन के साथ अपने सूबे के हवाले से जो रिपोर्टें, चूँकि एग्जेक्टिव पावर निगरान वज़ीर आला के साथ है, तो तमाम जितने भी मुतल्लिका इदारे हो वो वज़ीर आला साहब को रिपोर्ट करेंगे। तो उनको जो रिपोर्टें आई हैं, मैं तो समझता हूँ कि उन्हें चाहिए कि वो इलेक्शन कमीशन से रब्ता करे, और ये नहीं कि हम इलेक्शन को मुलतवी करने के कहें, बल्कि इस हालात में जिस तरह वाक़यात पेश आ रहे हैं इसके सदेबाब के लिए बैठ के कोई ना कोई लाएमल तय करना चाहिए। हाँ ठीक है, लेकिन हाजी गुलाम अली साहब, आपने सही कहा कि लाएमल जरूर तय करना चाहिए। लेकिन हमने देखा सेनेट में पिछले दिनों जब करारदाद आई, 12 के करीब सेनेटर्स ने उस इलेक्शन के पोस्टपोनमेंट के हवाले से या ताखीर के हवाले से करारदाद पेश की। तमाम जमातों का उस पर दो टोक मौक़िफ़ आया है और उन्होंने इसकी मुखालफत की है। बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो कहा कि अगर आप UN से भी रेजोल्यूशन पास करा लें, OIC से भी करा लें, सेनेट से भी करा लें, लेकिन इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। मौलाना फजल रहमान साहब ने लेकिन अपने एक नशरी इंटरव्यू में कहा कि वो इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं। आप हैं गवर्नर, लेकिन बुनियादी तौर पर आपका ताल्लुक उस जमात से जमीयत उलमा इस्लाम। तो मौलाना फजल रहमान साहब एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी कह रहे हैं, फिर इस रेजोल्यूशन को भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो जानना मैं चाह रहा हूं कि जमीयत उलमा इस्लाम दीगर सियासी जमातों से इस मामले पर अलहदा क्यों कर खड़ी है? देखिए, एक तो यह है कि मैं एक आईनी सरबराह हूँ और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इंतहाई हमारे काबिल एहतराम हैं और एक बड़े पार्टी के को चेयरमैन हैं। मौलाना फजल रहमान भी एक ज़ीरक सियासतदान हैं जी, और दो सूबों में एक मजबूत कुव्वत रखते हैं। आजकल जहाँ आग लगी है तो या बलूचिस्तान है या खैबर पख्तूनख्वा है जी, और इस एरिया में मुश्किलात है। तो हमने तो ये नहीं कहा कि सेनेट ने जो करारदाद पेश की वो एक राय है, और उन सेनेटर साहबान को किसी ने बताया होगा, अवाम मुश्किलात सारे जानते होंगे, उन्होंने एक राय पेश की। मेरे भी एक तजवीज़ थी कि इलेक्शन कमीशन, वफाकी हुकूमत, प्रोविंशियल गवर्नमेंट सियासी जमातों से पूछे कि आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अगर वो तहफ़्फ़ुज़ात को हम उनकी तहफ़्फ़ुज़ात को कुछ कम कर सकते हैं या कुछ उनकी दादरसी कर सकते हैं तो इसमें कोई अर्ज नहीं, ये इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि इलेक्शन हो। लेकिन जिस हालात में इलेक्शन कराने हम जा रहे हैं और हम ख़ास कर खैबर पख्तूनख्वा मर्ज एरिया जितने हैं जी, जो कि साबिका ट्रैवल एरिया था जी, इसको अगर हम इसी तरह छोड़ दें तो मेरे ख्याल ये उन लोगों के साथ भी ज़्यादती है और उनके जो नुमाइंदे चुने जाते हैं उनके साथ भी ज़्यादती है। तो वहाँ पे अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाना मेरे ख्याल में वफाकी, सूबाई और तमाम इदारों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और इलेक्शन कमीशन से भी हमारी। लेकिन हाजी गुलाम अली साहब, सर लेकिन आपकी जमात के अलावा खैबर पख्तूनख्वा में देखें, पीपल्स पार्टी भी है, PMLN भी है, जमात इस्लामी भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी, उनकी जानिब से हमारे शो में
बाजोड़ से याखुज़ चटान साहब हैं, वो कहते हैं जी 2008 वाले हालात नहीं है, लेकिन हालात ठीक नहीं, लेकिन 2008 में से भी खराब हालात थे, इलेक्शन लड़ा। अमीर मुकाम साहब आए, वो कहते हैं इलेक्शन हो, उनका ताल्लुक बालाकंड से है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं जी इलेक्शन हो। सिर्फ आपकी वाहिद, जमात इस्लामी वाले कहते हैं बर वक्त इलेक्शन हो। आपकी वाहिद सियासी जमात है जो मोतरज़ है कि एक माहौल फराम होना चाहिए। उन माहौल से क्या मुराद है मौलाना फजल रहमान से की, जो कि दीगर सारी जमातों का मुतालबा नहीं है? देखिए, सियासी जमातें जो है ना, वो अपने अपने हमारे सारे काबिल एहतराम दोस्त थे, अपने सोच के मुताबिक अपने राय हुकूमत को दे रही है, इलेक्शन कमीशन को जी। किसी के राय पे कदगन नहीं। जो राय देती है, इस तरह तो बलूचिस्तान के सेनेटर ने भी कहा कि नहीं होनी चाहिए जी। और अगर खुदा न खास्ता कोई इस तरह का वाक़या किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रुनुमा हो जाए तो फिर वहाँ के लोग कहेंगे। तो हमने पाकिस्तान को एक नज़र से देखना है और फिर ख़ासकर प्रोविंसेस को एक नज़र से देखना है। अगर हमारे प्रोविंस में आधे से ज़्यादा हिस्से में अमन व अमान की सूरत हाल, ये नहीं कि मैं कहता हूँ, ये आप सबको इल्म है, आप इससे इनकार कर सकते हैं कि लकी, मरवत, कुरम, वज़ीरिस्तान, बनू जी, बाजवड़, इस एरिया में हालात इस तरह है। क्या हुकूमत इस चीज़ की गारंटी आजकल दे सकती है कि इलेक्शन के जो हम बैलेट बॉक्स पहुंचाएंगे वो भी किस तरीके से पहुंचाएंगे? सर, इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पर 3,45,000 जो सिक्योरिटी पे मामूद पाक फौज के जवान हैं उनकी खिदमत हासिल करने के हवाले से जो डिमांड की थी वो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से एक्सेप्ट कर ली। तो आप नहीं समझते कि हमारी आर्म फोर्सेस मौजूद होंगी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होंगी, वो सिक्योरिटी नहीं फराम कर पाएंगी इन अच्छी इलेक्शन बात है। हमारे 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 भाई हैं, वो भी हमारे भाई हैं, उनके नाखून को भी हम तकलीफ में नहीं देख सकते जी। लेकिन क्या डीए खान में चंद दिन पहले जो सिक्योरिटी हमारे फौजी जवान थे, जी जी जी, उस पे जब रात तो हमला हुआ तो क्या हुआ? शहादतें हुई थी जी। ना इलेक्शन था ना कुछ था। और कितने हमारे बहादुर जवान शहीद हुए, इससे इनकार किया जा सकता है? नहीं, वो आपकी बात सही है। अब मामला को फिर वे फॉरवर्ड आपकी राय में क्या? एक तो आपने कहा कि राब्ताकारी हो वफाक और इलेक्शन कमीशन के दरमियान, सूबाई हुकूमत करे। दूसरा मैं चाहूंगा, मौलाना फजल रहमान साहब अफगानिस्तान भी गए हुए हैं, आज उनकी अफगानिस्तान के वजीर आजम से भी मुलाकात हुई, उनकी दावत पे गए हैं। आप समझते हैं कि इस दौरे से कोई दो तरफा ताल्लुकात में बेहतरी के इम्कानात में पेशरफ्त होगी? देखिए, जहाँ तक मौलाना फजल रहमान का अफगानिस्तान को दौरा है सर, तो ये इसमें कोई शक नहीं कि अफगानिस्तान ने ही दावत दी है जी। लेकिन हमारे हुकूमत जो है उसके साथ मशवरत से गए हैं जी जी। और तवक्को ये रखनी चाहिए, चाहे मौलाना फजल रहमान अफगानिस्तान का दौरा करता है या किसी और मुल्क का या कोई और लीडर करता है, हमें अच्छी तवक्को रखनी चाहिए कि यार जिस मकसद के लिए गया, जो मकासद दोनों तरफेन है, अल्लाह ताला करे कि वो दोनों वो मकासद असल हो। और अगर हम अमन की तरफ जा सकते हैं या गलतफहमियाँ दूर कर सकते हैं, या जो लोग इस अमन व अमान को किसी भी सूरत में ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, या जहाँ से भी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के चेक पोस्टों पे हमले हो सकते हैं, अगर इस चीज़ में कमी या इसका ख़ात्मा हो सकता है तो तमाम कौम से मेरी अपील होगी कि वो दुआ करे कि अल्लाह ताला इसको कामयाबी से हमकिनार करे, क्योंकि ये किसी फ़र्द के लिए नहीं, ये पूरे मुल्क के अमन व अमान की बेहतर बनाने के लिए, अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए, दोनों ममालिकों के दरमियान अच्छे ट्रेड और आसानी पैदा करने के लिए मेरा ख्याल अच्छा इक़दाम है। आप भी देखते हैं कि इसके नताइज क्या आते हैं। और मौलाना साहब, इसमें कोई शक नहीं कि वो एक ज़ीरक सियासतदान हैं और अफ़गानिस्तान में उनका असर और रसूख भी है। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी तवक्को होनी चाहिए तमाम पब्लिक की, पाकिस्तानी नेशन की, कि अल्लाह ताला कामयाबी से हमकिनार करे और दोनों ब्रादर मुल्कों के दरमियान
अच्छे ताल्लुकात इस्तवार हों। टुवर्ड्स द एंड हाजी गुलाम अली साहब, जमीयत उलमा इस्लाम सीट एडजस्टमेंट के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में एक मुस्तनद सियासी कुव्वत है और आप लोगों के वहां पर बहुत अच्छी स्ट्रेंथ भी रहती है। कोई इस हवाले से सीट एडजस्टमेंट पे मामला तय पा जाएंगे किसी बड़ी सियासी जमात से? हमने देखा आपकी भी आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात हुई थी, मौलाना साहब की नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, कुछ पाकिस्तान अवामी नेशनल पार्टी का वफ्द भी जमीयत उलमा इस्लाम से मिला। तो कोई ऐसे इम्कानात हैं इलेक्शंस के हवाले से कोई आपकी सीट एडजस्टमेंट हो जाएगी जमात की? देखिए, मैं बैसियत गवर्नर, ये मेरा मनसब नहीं कि मैं किसी के सीट एडजस्टमेंट या उस पर बात करूं या इसके लिए काम करूं। आसिफ अली जरदारी साहब मोहतरम जब पेशावर आए थे तो एक शादी की तकरीब में शिरकत के लिए आए थे और यहाँ पे उन्होंने रात गुजारी और अपने साथ खाना भी खुद लाया। अच्छा। आपको पता है कि वो बड़ा सिंपल सा खाना खाते हैं, तो इस पे मेरी ना उनसे कोई बात हुई और ना मैं इस तरह ऑथोराइज हूँ कि किसी से जमात के दरमियान ये कहूँ कि इंतखाबी एडजस्टमेंट। अलबत्ता ये ज़रूर जब इलेक्शन होते हैं, अगर आप 70 से लेकर आज तक ये सियासी जमातें आपस में कोशिश करती है कि सीट एडजस्टमेंट हो। ठीक। बाकी वो होना ना होना दोनों या तमाम सियासी जमातों का जो है आपस का मसला है, लेकिन आज तक मैंने कभी अखबार में नहीं पढ़ा कि किसी सियासी जमात का कहाँ एडजस्टमेंट हुई है। अलबत्ता कुछ ज़िलों में, डिस्ट्रिक्ट में कुछ सुनने में आ रहा है कि किसी न किसी जमात से कुछ एडजस्टमेंट किसी न किसी की हुई है। अच्छा, ये बताएं, खैबर पख्तूनख्वा में जाहिर बात है आप वहाँ आईनी सरबराह हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये बहुत शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उन्हें कारण मीटिंग या जलसे जुलूस करने नहीं दिया जा रहा। मैंने इसलिए उनका नाम लिया कि जाहिर बात है वो 2 इलेक्शन जीते हैं खैबर पख्तूनख्वा से, 2013 के इलेक्शन में भी जीत के उन्होंने एक मखलूत हुकूमत बनाई थी, फिर 2018 में खुद से ऑन देयर ओन हुकूमत बनाई। आपसे मैं जानना चाह रहा हूं एज ए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, क्या आप समझते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है तमाम सियासी जमातों के बशमूल पीटीआई को? देखिए, पाकिस्तानी कौम से, नौजवानों से आपकी वसातत अपनी राय के मुताबिक एक अपील करूंगा सर कि हमें तमाम सियासी जमातों से मेरी अपील है कि वो इलेक्शन में जाने के लिए ऐसे ऐलानात, ऐसे तकारीर करे कि कौम जोड़ने की तरफ आए, नहीं कि हम मज़ीद इनको तोड़ें। और जहाँ तक एक जमात के शिकवे हैं, तो अगर हकीकत में देखे जाए, आज तक खैबर पख्तूनख्वा में किसी भी सियासी जमात ने इतने कन्वेंशन नहीं किए जितने हमारे मोहतरम भाई यों ने किए हैं, पीटीआई ने। अच्छा, आप देख लें, किसी जमात ने नहीं किए और फिर कहते हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है। असल में एक है कि ऐसी बात करो कि सिंपैथी हासिल करें। मैं कहता हूँ इस वक्त पाकिस्तान की ज़रूरत ये है कि हम रियासत, और रियासत में फिर जो अदम बर्दाश्त पैदा हुआ है, जिस तरह अदम एतमाद सियासी कल्चर पर, ठीक, जिस तरह माशी सूरत-ए-हाल है, हमें तमाम सियासी लोगों को, तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम वोटरों को ये सामने रखना चाहिए कि भाई हम पाकिस्तान की तरक्की के लिए आगे जाएं और इस तरह की बातें ना करें। ये पीटीआई के लिए भी है, ये जेयूआई के लिए भी, ये एनपी के लिए भी। चलिए, बड़ा अहम नुकता है गवर्नर साहब, आपने अहम नुकता उठाया कि अगर हमें तहरीरी तौर पे दिया जाए तो सबको लेवल पे की। आपका बहुत शुक्रिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, बड़े अहम नुकात उठाए व्यूअर्स। उनमें खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी के हवाले से, मौसमियाती जो तब्दीलियाँ हैं, मौसम सरमा और फॉग के हवाले से उन्होंने बात की। फिर साथ में उनका ये कहना था कि
तमाम तर सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड और इंतखाबी सरगर्मियों की इजाज़त है। अगर किसी को शिकायत है तो उस पर कोई मुतल्लिका इंतज़ामिया से रब्ता करके उसको रफा दफा किया जा सकता है। आम नुकात थे। आज हमारे 2 हिस्सों पर प्रोग्राम था। पहले हिस्से में आपने देखा निगरान वज़ीर इत्तलात और नशरियात मुर्तज़ा सुलंगी साहब मौजूद थे, जिनसे हमने आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और जो दीगर जुड़े हुए इंतखाबी मामला हैं उन पर बात की, और हाजी गुलाम अली साहब से सुबह खबर पख्तूनख्वा के हवाले से हमारी गुफ्तगू आपने सुनी। सोशल मीडिया पर फीडबैक दीजिएगा। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और पूरी पर्शियन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।